हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर वीडियो के इंट्रो में सबसे पहले आपको यही बताती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमारा पार्ट सेकेंड होने वाला है और हम टॉपिक कवर करने वाले हैं द राजपूत स्टेट्स। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में जो आधा चैप्टर है उसको खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैं एशियन इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ा चुकी हूँ और हम आगे इसके बाद जैसे ही हमारी मेडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगी तो हम फिर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया को। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है और जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है द राजपूत स्टेट्स। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, द राजपूत स्टेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में। वैसे तो जब हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था तो उसमें बहुत सारे ओरिजिन बताए थे कि राजपूत का जो उदय है वो इस तरह से हुआ। कोई कहता था कि वो किसी अग्निकुंड में से निकले थे, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो राइस था, एक नई सेक्शन जो अब निकल कर आया था, जिसे हमने नाम दिया राजपूत, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है कि इनका ओरिजिन रहा कैसा है। हालांकि काफ़ी जगह पहले से ही, जैसे मैंने आपको बता दिया, मेंशन किया जा चुका है कि इनका जो उद्गम है वो किस तरह से हुआ। विद द ब्रेकअप ऑफ द प्रतिहार एम्पायर, अ न्यू राजपूत स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए वो तो सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि किसी अग्निकुंड में से, है ना, कि ये जो राजपूत स्टेट्स हैं ये आए थे, ठीक है, और फिर बाद में ये बहुत फैल गए, इन्होंने अपने क्लैन बना लिए। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से जो दूसरे हिस्टोरियन हैं, जिस बात पे हम बिलीव कर सकते हैं, तो उस तरह से जो राजपूत जो स्टेट्स हैं, राजपूत स्टेट्स हैं, उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ। प्रतिहार एम्पायर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में। इसमें कहा गया है कि जब प्रतिहार एम्पायर का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वो टूट गया, तो बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि जो प्रतिहार एम्पायर थी उसका रूल कहाँ पर था? वो नॉर्थ इंडिया में था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर द गढ़वाल्स ऑफ द कन्नौज एंड द परमार ऑफ मालवा एंड द चौहान ऑफ अजमेर। इनमें जो राजपूत स्टेट था, जो प्रतिहार एम्पायर, जब ये इसका ब्रेकअप हुआ, ये टूटा, तो यहाँ पर जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो राजपूत क्लैन थे जो निकल कर आए, वो थे ये जो गढ़वाल्स है, ठीक है, कन्नौज के, क्योंकि इनका रूल कन्नौज पे रहा, ठीक है। फिर है पारमार, जिनका रूल मालवा पे रहा, और थर्ड है चौहान, जिनका रूल अजमेर पर रहा। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो राजपूत स्टेट्स थे ये निकल कर आए। There were other smaller dynasties in different parts of the country, such as the Kalchuris in the area around modern Jabalpur, Chandels in the Bundelkhand, Chalukyas of Gujarat, and the Tomar of Delhi. ठीक है, इन तीनों स्टेट्स के साथ साथ और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जो देश में अलग अलग जगह पर उस समय देखी गई। जैसे कि जो कलचुरीज थे वो मॉडर्न जबलपुर में थे, जो चंदेल थे वो बुंदेलखंड में थे, गुजरात में चालुक्यास थे और दिल्ली में तोमर्स थे, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिहार एम्पायर के टूटने के बाद इतनी सारी जो डायनेस्टीज है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। बंगाल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ पालास। हम सबको पता है जो बंगाल वाला पार्ट था, जब हमने पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तो हमने तभी भी देखा था कि जो बंगाल वाला जो एरिया है ईस्टर्न साइड, उस पर पाल्स का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर यही कहा है, तो जो बंगाल था वो अभी भी किसके कंट्रोल में था? वो पाल डायनेस्टी के कंट्रोल में था। और पाल डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो जाता है तो जो बंगाल है वो सेन डायनेस्टी के कंट्रोल में आ जाता है। द गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज ग्रेजुअली स्क्वीज द पाल आउट ऑफ द बिहार, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि जो गढ़वाल थे धीरे धीरे वो स्क्वीज कर देते हैं किसको? जो पाल होते हैं उनको बिहार से बाहर। तो तभी तो जो पाल एम्पायर उसका डिक्लाइन होता है। एट इट्स हाइट द गढ़वाल किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम मुंगेर इन बिहार टू दिल्ली। ये जो गढ़वाल थे ये अपना जो एरिया था उसको बढ़ाते जा रहे थे, मुंगेर से लेके बिहार, बिहार से दिल्ली, ठीक है ना। जो ये मुंगेर है ये आपका बिहार में है, और बिहार से लेके दिल्ली तक पूरा अपना कब्जा कर लेते हैं ये। इनके टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था, जो गढ़वाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी के, वो थे गोविंद चंद्र, ठीक है, जिन्होंने रूल किया है फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। इस टाइम में जो गोविंद चंद्र थे वो थे गढ़वाल डायनेस्टी में, और काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं एफिशिएंट रूलर थे ये। ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल विद बनारस रिमेनिंग अ सेकेंड कैपिटल। ये अपनी कैपिटल किसे बनाते हैं? कन्नौज को बनाते हैं, और इनकी दूसरी कैपिटल क्या होती है? वो होती है बनारस, ठीक है। तो गोविंद चंद्र की कैपिटल दो कौन कौन सी होती है? कन्नौज और बनारस। पर्शियन सोर्सेज ऑफ द टाइम कॉल गोविंद चंद्र द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। पर्शियन जो सोर्सेज हैं उनको पढ़कर पता चलता है कि उन्होंने पर्शियन सोर्सेज में लिखा हुआ है कि इस समय जो हिंदुस्तान में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे तो वो कौन थे? गोविंद चंद्र, ओके।
यहाँ पर जो गढ़वाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी पोजीशन को काफ़ी अच्छा बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि अब ये जो टाइम पीरियड था ये ऐसा था जहाँ पर जो गजनविद थे वो बार बार यहाँ हिंदुस्तान में आते थे और यहाँ पर प्लंडर करके चले जाते थे। तो जो गढ़वाल है उन्होंने काफ़ी बार जो गजनविद्स हैं उनकी रेड को रोकने की कोशिश करा है। ठीक है, उन्हें डिफेंड मतलब खुद जो भारत है उसको डिफेंड करने के लिए भारत में रहकर डिफेंडर की तरह काम कर रहे थे। ये किसके खिलाफ? गजनविद्स के खिलाफ। गोविंद चंद्र वॉज सक्सीड बाय जयचंद्र। अब गोविंद चंद्र के बाद आते हैं उनके बेटे जयचंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र को कौन सक्सीड करता है? जयचंद्र सक्सीड करते हैं। एंड हु हैड टू कंटेंट विद द राइजिंग पावर ऑफ द चौहान। लेकिन जयचंद्र के लिए क्या हुआ? थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया, क्योंकि अब जयचंद्र के खिलाफ यहाँ पर जयचंद्र को और किससे लड़ना था? गजनविद्स से तो लड़ना ही लड़ना था, लेकिन साथ में जो चौहान थे उनसे भी लड़ना था, क्योंकि चौहान की पावर भी राइज होती जाती दिन पर दिन। The Chauhan, who had served the ruler of Gujarat, established their capital at Tindol toward the end of the 10th century. अभी तक तो जो ये चौहान थे किसके अंडर अपनी पावर को सर्व कर रहे थे? गुजरात के अंडर। ठीक है, जिनकी कैपिटल थी नडौल। ठीक है, 10th सेंचुरी में। द ग्रेटेस्ट रूलर इन द डायनेस्टी वॉज परहैप्स विघराज हु कैप्चर्ड चित्तौड़। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि इस डायनेस्टी में जो सबसे पावरफुल रूलर जो निकल कर आते हैं चौहान डायनेस्टी में वो थे विघ्रराज। ओके, और इन्होंने क्या कैप्चर कर लिया था? चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद अजमेर जो सिटी है उसको स्टैब्लिश किया था। उस समय अजमेर को अजय मेरू भी कहा जाता था। किसकी बात चल रही है? ये चौहान डायनेस्टी की बात चल रही है कि जब जो चौहान डायनेस्टी है वो कैसे पावर में आएगी। तो सबसे पहले तो ये गुजरात के जो रूलर हैं उनके अंडर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जो चौहान है उनके कहते हैं क्लैन नहीं कहेंगे, इन चौहान में जैसे ही एक पावरफुल कोई बंदा ये निकल कर आते हैं विघ्रराज, तो अब इनके हाथ में धीरे धीरे पावर को ये अपने पास करना शुरू कर देते हैं। चित्तौड़ को कब्जा करते हैं, उसके बाद अजमेर को स्टैब्लिश करते हैं और अजमेर को फिर अपनी कैपिटल बना लेते हैं। ये एक संस्कृत कॉलेज भी बनवाते हैं अजमेर में। ठीक है, और एक लेक भी बनवाते हैं, अन्ना सागर लेक भी बनवाते हैं। लाइक द गढ़वाल चौहान टू ऑफर स्टाउट रेजिस्टेंट टू द गजनवी ट्रेड। जिस तरह से अभी जो गढ़वाल थे वो अच्छे से सामना कर रहे थे गजनवी ट्रेड्स का, वैसे ही जो चौहान है वो भी जो गजनवीज की जो रेड वगैरह प्लंडर करने आते थे उनको एक कड़ी टक्कर देते थे। विघ्रराज कैप्चर दिल्ली, जिसे दिल्ली का बोलते थे उस टाइम पर, फ्रॉम द तोमर्स इन 1151। तो जो विघ्रराज होते हैं अब ये दिल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं, और उस समय जब ये दिल्ली को कैप्चर करते हैं दिल्ली पर किसका कब्जा होता है? तोमर्स का कब्जा होता है। ठीक है, बट अलाउड डैम टू रूल इट एज फेडेटरी। लेकिन यहाँ से ये दिल्ली को कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो तोमर्स हैं इनको हटाते नहीं है। विघ्रराज उनसे बोलते हैं कि आप चाहो तो हमारे फ्यूडेटरी बन के यहाँ पर आराम से रूल करते रहो, टैक्स वगैरह हम तक भिजवाते रहो। विघ्रराज ऑल्सो केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द पारमार ऑफ मालवा, वे आर द मोस्ट फेमस रूलर नोन इन लेजेंड वॉज भोज। ये जो विघ्रराज है चौहान डायनेस्टी के रूलर है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो विघ्रराज है वो चौहान डायनेस्टी के रूलर हैं, और इनका कॉन्फ्लिक्ट अब तोमर के बाद अब किस पे आता है? अब ये परमार से भी इनका झगड़ा होता है। परमार कौन थे? जो मालवा पे अपना रूल कर रहे थे, इनके साथ भी है ना। और परमार जो मालवा पर रूल कर रहे थे उनके एक बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका हमने जब हमने प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जब हमने परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ भोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये वही इन भोज से भी जो विघ्रराज है उनका जो लड़ाई झगड़ा है वो लगा रहता है। बोथ विघ्रराज एंड भोज वर पेट्रॉन ऑफ पोइट एंड स्कॉलर। दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी? भले ही दोनों अलग अलग डायनेस्टी से थे, आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन दोनों ही पोइट्स को और स्कॉलर्स के बहुत बड़े पेट्रॉन थे। इनके कोर्ट वगैरह में आपको बहुत सारे पोइट स्कॉलर वगैरह दिखाई देंगे। विघ्रराज हिमसेल्फ ब्रॉट अ संस्कृत ड्रामा। जो विघ्रराज थे वो खुद भी उन्होंने एक संस्कृत ड्रामा को लिखा था। और जो भोज थे वो फाइट में लगे रहते थे, क्योंकि उनको तो नॉर्दर्न साइड से भी फाइट करनी पड़ती थी और साउथ में भी फाइट करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो राइटिंग्स है वो करी हैं किस किस बुक पर? जैसे कि फिलॉसफी पर, पॉलिटिक्स, ठीक है, योगा, मेडिसिन, इन सब चीज़ों पर इन्होंने लिखा है। इन्होंने किताबें लिखी हैं। किसने? भोज ने। द मोस्ट फेमस अमंग द चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। अगर हम बात करें चौहान रूलर में सबसे ज़्यादा जो फेमस रूलर आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज थर्ड, हु असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 11। वैसे तो इनको जो थ्रोन है वो 11 साल की उम्र में मिल गया था, अबाउट 1177 का जो टाइम पीरियड था हमारा, बट टुक द रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हैंड व्हेन ही वाज 16। लेकिन पूरी तरह से जो पावर इनके हाथ में आती है वो तब आती है जब ये 16 साल के हो जाते हैं। और जैसे ही पावर इनके हाथ में आती है तो कहते हैं ना, गर्म मिजाज वाले ये होते हैं क्योंकि ना ज़्यादा उम्र होती है, तो इन्हें क्या लगता है कि अपनी जो पॉलिसी है एक्सपेंशन वाली उसको जितना हो सके उतना यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में लेकर आए, और ये वैसे ही करते हैं। बहुत सारे जो स्मॉलर राजपूत स्टेट्स होते हैं दूसरे, उनको अपने अंदर ले आते हैं। देखिए जो राजपूत स्टेट्स थे इनमें क्या था कि ये ना लड़ते भिड़ते बहुत रहते थे। ठीक है ना, अटैक वगैरह इनका चलता रहता था। जब तक ये लड़ाइयाँ नहीं करते थे तो इनको ये लगता था कि ना कुछ हो नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से था, तो इससे क्या होता, इन्हीं की पावर वीक पड़ती थी।
However, he was not successful in his struggle against the Chalukyan ruler of Gujarat. यहाँ पर ये और जो छोटे छोटे जो राजपूत स्टेट्स होते हैं उनको तो अपने में मिला लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही ये चालुक्यन रूलर पे गुजरात में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो चालुक्य रूलर होते हैं उनको नहीं हरा पाते हैं। ठीक है, दे फोर्स्ड हिम टू मूव टुवर्ड द गंगा वैली। जो चालुक्यन रूलर होते हैं वो इनको वापस से क्या बोल देते हैं कि गंगा वैली तक ही रहो, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ही लेड एन एक्सपेडिशन इन बुंदेलखंड अगेंस्ट इट्स कैपिटल महोबा। उसके बाद ये अपना एक्सपेडिशन चालू रखते हैं किधर, बुंदेलखंड की तरफ, जिसकी जो कैपिटल थी महोबा। इट वॉज इन दिस स्ट्रगल दैट द फेमस वॉरियर अल्लाह एंड उदल लॉस्ट देयर लाइफ। इस बैटल में होता क्या है, दो बहुत ही फेमस वॉरियर होते हैं अल्लाह और उदल, ठीक है, दोनों भाई होते हैं, ये दोनों मारे जाते हैं। और ये जो अल्लाह और उदल, ये किसके रूलर थे, जो महोबा की साइड से लड़ रहे थे ये, ठीक है ना, महोबा की साइड से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, चौहान के खिलाफ। और यहाँ पर ये दोनों भाई मारे जाते हैं। द चंदेल रूलर ऑफ महोबा इज सेड टू हैव बीन सपोर्टेड इन दिस स्ट्रगल बाय जयचंद ऑफ कन्नौज। अब जब पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए महोबा लड़ने के लिए, तो जो महोबा का रूलर था, चंदेल रूलर, ठीक है, वहाँ चंदेल डायनेस्टी का रूल चल रहा था। अब चंदेल डायनेस्टी का जो रूलर था वो अकेले नहीं लड़ रहा था पृथ्वीराज चौहान से, बल्कि चंदेल के रूलर का साथ और कौन दे रहा था, जयचंद, ठीक है ना, जिसका कन्नौज पे रूल था। ये जयचंद क्यों साथ दे रहा था उनका, हम सब ने स्टोरी सुनी है ना कि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो संयोगिता को अपने साथ लेके, मतलब वो उन्होंने भाग के उनसे शादी वगैरह कर ली थी। तो ये जो चीज़ थी ये जयचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसीलिए जो जयचंद थे वो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके खिलाफ हो गए थे। The Gadwal had also contested the attempt of the Chauhan to control Delhi and the Punjab, and it was these rivalries which made it possible for the Rajput ruler to join hand to oust the Ghaznavid from the Punjab। ठीक है, और ये जो राजपूत रूलर्स थे ये अपने आप में ना बड़े बिजी रहते थे कि मतलब इनकी तो आसपास की जो लड़ाई है वही ख़त्म नहीं होती थी, लगे रहते थे लड़ाई वगैरह में। द बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी वॉज द क्लैन। और ऐसा क्यों क्यों था, क्योंकि जो राजपूत सोसाइटी थी ना वो बेसिकली क्लैन पर बेस्ड थी, और सारे जितने भी क्लैन थे ये कोशिश करते थे कि हर क्लैन अपने आप को किसी महान राजा का ही बताता था कि हम ना उन जो वो लेजेंडरी किंग हैं हम उनसे बिलोंग करते हैं। ये इनके जो एंचेस्टर थे सब ना बहुत ही उनको बढ़ा चढ़ा के बताते थे। द क्लैन जनरली डोमिनेटेड आ कॉम्पैक्ट टेरिटरी एंड सम टाइम दी सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन यूनिट 12, 24, 48, 84 विलेजेस। इनके जो क्लैन होते थे ये क्या करते थे, ये उनको ना छोटे सब क्लैन में बांट दिया करते थे। जैसे कोई किंग है, अब उसके अंदर 12 विलेजेस आ रहे हैं, किसी के अंदर 24 आ रहे हैं, किसी के 48, किसी के पास 84 विलेजेस हैं। तो अकेला जो राजपूत रूलर है वो तो उसको कंट्रोल कर नहीं सकता था, तो वो राजपूत रूलर क्या करता था, अपने अंडर चीफ रख लिया करता था, और जो चीफ है वो सब चीफ रख लिया करते थे अपने अंडर। और फिर इन चीफ में जैसे कि इस राजपूत रूलर ने इनको 12 गाँव दे दिया, ये जो चीफ है इसने अपने अंडर सब चीफ रख लिए, तो इसने फिर इन सब चीफ को 2-2 गाँव दे दिए। तो इस तरह से पूरा ना मैनेज किया जाता था। द चीफ would allot land in the villages to his sub-chief, who in turn would allot to individual Rajput ruler for the maintenance of their family and the horses। तो ये आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया कि जो रूलर्स थे बड़े बड़े वो अपने अंदर चीफ रखते थे, और जो चीफ थे वो सब चीफ रखते थे, और इस तरह से उन सब चीफ के बीच में अपने जो गाँव वगैरह हैं उनको बांट दिया करते थे। राजपूत वॉरियर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर फैमिली एंड द हॉर्सेज। और जो उस टाइम पे जो राजपूत वॉरियर्स थे वही क्या करते थे, फैमिलीज वगैरह जो हॉर्सेज वगैरह है वही मेंटेन रखते थे, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो वो उनको एज अ आर्मी उनकी हेल्प करते थे। अटैचमेंट टू लैंड, फैमिली एंड ऑनर वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राजपूत। कहा जाता है कि ये जो राजपूत है इनको अपनी लैंड से, अपनी फैमिली से, अपने मान सम्मान से बड़ा लगाव था। ईच राजपूत स्टेट वॉज सपोज टू बी रूल्ड ओवर बाय द राणा और द रावत इन कंजक्शन विद हिज चीफ हु वर जनरली हिज ब्लड ब्रदर्स। आपस में ये ना ऐसे मानते थे कि हम सब खून से मतलब भाई हैं, मतलब बहुत अच्छा ब्रदरहुड वाली चीज़ें इनमें दिखती थी राजपूत रूलर्स के बीच। Though their fiefs were supposed to be held at the pleasure of the ruler, the Rajput notion of sanctity of land did not permit their resumption by the ruler except in special circumstances such as rebellion, absence of an heir, etc। यहाँ पर ये जो रूलर होता था जब ये ज़मीनों को बांटता था, और यहाँ पर जब अपने चीफ रखे हैं, सब चीफ रखे हैं, तो ये ना इन्हीं का कंट्रोल सा रहता था उन ज़मीनों पे। और ये था कि जो चीफ है, ठीक है, वो बुढ़ा हो गया या उसको कुछ हो गया तो उस केस में उसी की फैमिली में से कोई मेंबर आके फिर उस लैंड को फिर वो संभालता था। तो एक तरह ना इनकी ये खानदानी जो काम होता है वो बन जाता था, और ऐसा चलता रहता था। और अगर बाई चांस हटाना भी है तो वो बहुत ही रेयर केस होते थे, या फिर अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या वो डिसलॉयल निकल गया या कोई और बात हो गई, तो उस केस में जो वहाँ पर उत्तराधिकारी है उस ज़मीन को लेकर, ठीक है, तब उसको बदला जाता था, वरना ज़्यादातर जो एक ही फैमिली की जनरेशन चल रही है वही उस पर रूल करती रहती थी। द राजपूत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी हैड बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो राजपूत सोसाइटी है उसके अपने कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये थी कि इनमें ब्रदरहुड बहुत था,
ठीक है। ये जितने भी राजपूत थे सब आपस में एक बराबर रहते थे, ओके, ये मान लीजिए। बट द सेम ट्रेड मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग दैम feudutes which continue for several generation with another weakness of the राजपूत। लेकिन यहाँ पर उनकी वीकनेस क्या बन गई, मान के चलिए, मैंने आपसे कहा कि एक ही ज़मीन है, उस पर एक ही टाइम से एक ही जनरेशन रूल करती आ रही है, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा। अब यहाँ पर इस चक्कर में होता क्या था, ये अपनी ब्रदरहुड सेंस को दिखाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अब इसमें क्या हुआ, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई जो पहले एक चीफ था वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा था तो उसकी आने वाली जनरेशन में भी कोई उतनी ही अच्छे से हैंडल करे। लेकिन यहाँ पर इनका जो ब्रदरहुड है वो इस बात से सोचता था कि नहीं, हम तो अपने लोगों को ही शामिल रखेंगे, हम बाहर वालों को और दूसरी कास्ट वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये उनका एक वीक पॉइंट भी बन जाता था। तो इससे क्या होता था, कभी कभी जो लोग उस लायक भी नहीं होते थे वो भी इनके साथ काम कर रहे होते थे, ठीक है, इनकी चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो वो एक वीकनेस निकल के आती थी राजपूत मैनेजमेंट के अंदर। But their basic weakness was their tendency to form exclusive group, each claiming superiority over the other। और इनकी वीकनेस ये थी कि अपने आप को सबसे ज़्यादा सुप्रीम समझना, औरों से ज़्यादा खुद को सुप्रीम समझना। एंड दे वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सटेंड द सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू नॉन राजपूत। जिस तरह से इन सारे राजपूत में अपने लिए बहुत लगाव था, ठीक है ना, कि राजपूत राजपूत भाई भाई, वैसे ही जो दूसरे नॉन राजपूत थे उनके साथ इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उन लोगों को ये इतना अपने साथ इन्वॉल्व करके नहीं रखते थे, ओके। और ऐसा तो था नहीं, अब ये ज़्यादातर जो उनका रूल वाला जो एरिया था वो राजस्थान वाला एरिया था। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ऐसा तो था नहीं कि सारे सिर्फ राजपूत राजपूत ही थे, है ना, तो इसीलिए जो ब्रदरहुड वाला जो इनका तरीका है वो काम करेगा नहीं। वहाँ पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो राजपूत थी, बाकी जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, वो तो नॉन राजपूत थी। और आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखोगे तो वो लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। आप कहीं पर भी रूल कर रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उन लोगों को बिल्कुल अपने जैसा समझो, ठीक है ना, अपने में मिला के रखने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप उनको बात बात पे ये जताओगे कि आप सुप्रीम हो और वो तो सुप्रीम नहीं है ना, तो ये चीज़ तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। और कोई भी किंग एक लंबे टाइम तक तभी रूल करता है जब उसकी जो प्रजा होती है वो उससे बहुत खुश होती है, और यहाँ पर तो वो चीज़ थी ही नहीं। तो इसीलिए ये उनकी एक वीकनेस भी बन जाती थी। दिस लीड टू अ ग्रोइंग गैप बिटवीन द राजपूत रूलिंग ग्रुप एंड द पीपल मोस्ट ऑफ whom वर द नॉन राजपूत। तो इससे ना उन दो राजपूत और नॉन राजपूत जो लोग थे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, आना भी था। द राजपूत फॉर्म ओनली अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन राजस्थान इवन टुडे। आज भी अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में राजपूत जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 10% ही है। द proportion of the Rajput to the total population of the area that dominated could not have been much higher during the 11th and the 12th century। अगर हम बात करते हैं 11th और 12th सेंचुरी की, तो उस टाइम पर भी जो राजपूत की टोटल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी भी जो पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो नॉन राजपूत लोगों की ज़्यादा थी। द राजपूत ट्रीटेड वॉर एज अ स्पोर्ट। जो राजपूत थे इनको लड़ने का इतना शौक था वॉर वगैरह का कि ये किसी भी वॉर को एक स्पोर्ट की तरह लेते थे कि अगर नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। दिस एंड स्ट्रगल फॉर लैंड एंड कैटल लेड टू द कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर अमंग द वेरियस राजपूत स्टेट। इनका जो स्ट्रगल है वो किसी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि कहा था ना कि वॉर करने का बस मौका चाहिए था, तो इसीलिए लैंड के लिए, कैटल्स के लिए ये सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। द आइडियल रूलर वॉज वन हु लेड आउट हिज आर्मी आफ्टर सेलिब्रेटिंग द दशहरा फेस्टिवल टू इन्वेड द टेरिटरीज ऑफ नेबर्स। इन लोगों को इंतजार रहता था कि अपने दुश्मन पर अटैक करने का, और एक आइडियल रूलर उसे माना जाता था जो दशहरा का जो फेस्टिवल है उसको मनाने के बाद अपने आसपास के जो नेबरिंग जो टेरिटरीज़ है वहाँ पर अटैक करने के लिए जाता था, अपने आस पड़ोस में जो दूसरी जो टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो अच्छे से फेस्टिवल वगैरह मनाने के बाद वो फिर वहाँ पर अटैक करता था। द पीपल बोथ इन द विलेजेस एंड इन द सिटीज सफर द मोस्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी। अब लड़ाई झगड़ा तो ये करते थे, लेकिन बीच में पिसता कौन है, बीच में पिस जाते हैं जो आम आदमी होता है। तो उस समय भी ऐसे ही होता था। अब भाई जिस भी गांव में आप जा रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आसपास के जो लोग हैं, मरने वाले जो सैनिक हैं, वो तो किसी महल से या किसी बड़े उससे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। वो तो क्या कहते, कोई गाँव से बिलोंग करा है या कोई सिटी से बिलोंग करा है, सबकी अपनी छोटी छोटी फैमिली, कोई बहुत बड़े लोग तो होते नहीं थे। तो ये लोग बहुत सफ़र करते थे, जिस गाँव के आसपास झगड़े चल रहे हैं वो लोग बहुत सफ़र करते थे। मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ द टाइम वर चैंपियन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू सम ऑफ देम ऑल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म। वैसे तो बहुत सारे जो राजपूत रूलर थे ज़्यादातर हिंदू धर्म को ही मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो जैन धर्म को भी संरक्षण देते थे। बहुत बड़े बड़े डोनेशन करते थे ये लोग ज़मीनों का, ब्राह्मण्स को, ठीक है ना, ब्राह्मण को टेम्पल बनाने के लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दिया करते थे ये। द राजपूत, उससे पहले ये मैप देख लेते हैं, ये मैप आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा होगा अब आपको। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा नहीं गया, दिखाया गया है कि ये पूरा आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सी जो डायनेस्टी थी कहाँ कहाँ पर रूल कर रही थी। जैसे कि जो गढ़वाल है, ये देख रहे हो ना आप, ये पूरा ये नॉर्दर्न इंडिया ये इस पर रूल कर रही है। चौहान यहाँ पर है आपके, ठीक है, ये चालुक्यास डायनेस्टी हुई गुजरात में। ये नीचे ये वाली चालुक्यास, ये दूसरी डायनेस्टी है, ठीक है। और ये है आपके चंडेल रूलर जिसपे महोबा जिसकी कैपिटल थी, ओके।
ये चालुक्यास गुजरात वाले हैं। तो ये आपको अलग अलग डायनेस्टी दिखा रखी है। अब इन सब के बीच में ना झगड़े वगैरह लगे ही रहते थे अपने अपने एरियाज़ को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। द रूलर स्टूड फोर्थ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण्स एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो देखिए, ब्राह्मण के साथ ये लोग मिलके प्रिविलेजेस तो एंजॉय करते ही करते थे, साथ में ब्राह्मण्स को भी, जो ब्राह्मण्स थे उनको भी उनके प्रिविलेजेस वगैरह जो लैंड वगैरह है वो दिया करते थे कि ठीक है आप भी इंजॉय करो, और साथ में कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट करते थे ये। द सिस्टम ऑफ चार्जिंग अ लोअर रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर ब्राह्मण्स कंटिन्यू इन सम राजपूत स्टेट टिल देयर मर्जर इन द इंडियन यूनियन। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स ऐसे रहे हैं जब तक इंडिया का पूरी तरह से यूनियन नहीं हुआ है तब तक भी, कि ब्राह्मण्स को बहुत ही कम रिवेन्यू पर ये बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में दे दिया करते थे। इन रिटर्न फॉर दिस अदर कंसेशन द ब्राह्मण वर प्रिपेयर्ड टू रिकॉग्नाइज द राजपूत एट descendant of the old Luna and the solar families of the Kshatriyas which were believed to have become extinct। अब कहते हैं ना, कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ भी काम फ्री में नहीं करता है, तो चाहे यहाँ पर राजपूत थे, चाहे ब्राह्मण थे, या फिर कोई और भी डायनेस्टी थी, कोई किसी के लिए फ्री में काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो राजपूत के लिए क्या कर रहे थे, अब उनको बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में मिल रही थी, उनको तो फ़ायदा ही था, बड़ी बड़ी ज़मीनें उनको दान में मिलती थी और उसके लिए उन्हें रिवेन्यू भी नहीं देना पड़ता था, और अगर देना पड़ता भी था तो वो बहुत ही कम रिवेन्यू देना पड़ता था। तो इसीलिए वो इसके बदले में राजपूत के लिए क्या करते थे, उस समय ब्राह्मण्स ने जो कह दिया वही समझो कि वही सच बात हो गई, कि भगवान ने वो चीज़ बोल दी। तो यहाँ पर ये क्या बोलते थे राजपूत के लिए, कि यही क्या है असली रूलर्स हैं, यही क्षत्रिय हैं, ठीक है ना, यही क्या है जो हम पे रूल करेंगे। अगले राजा बनने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई एफिशिएंट है तो वो राजपूत रूलर्स ही हैं। और अगर उस समय ब्राह्मण्स ने ये बात कह दी तो मतलब ये बात सच हो गई कि राजपूत सही में ही रूलर्स बनने के लायक है। अब उनको एक क्या मिल गई, एक आइडेंटिटी मिल गई, किस चीज़ की, रूलर बनने की। तो अब यहाँ उस समय ब्राह्मण्स की बहुत चलती थी, तो इसलिए राजपूतों ने किसको पकड़ा, ब्राह्मण्स को पकड़ा, कि अगर ब्राह्मण्स को अपने खुश कर दिया तो फिर हमें अपने आप ही हमें पहचान दिला देंगे कि हम कौन है, क्षत्रिय हैं, और रूल करना, राज करना हमारा हक है। तो आप समझ रहे हो ना, दोनों लोगों के कैसे काम निकलना है। जो राजपूत हैं उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए कि हम रूलर्स हैं, और ब्राह्मण्स को ज़मीन चाहिए जिसका उन्हें रिवेन्यू ना देना पड़े। तो जो राजपूत थे वो इनको फ्री में बहुत सारी लैंड दिया करते थे, और जो ब्राह्मण्स थे वो उसके बदले राजपूत की तारीफ किया करते थे। तो इस तरह से दोनों का काम चल रहा था। द पीरियड आफ्टर द 8th century, particularly between the 10th and the 12th century, may be regarded as marking a climax in the temple building activity in the North India। यहाँ पर बताया गया है कि 8th century और पर्टिकुलरली जो 10th-12th century वाला टाइम ऐसा था जहाँ पर एक चीज़ अपने बड़े ही क्लाइमेक्स पे पहुँच जाती है, वो है नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बिल्डिंग। ठीक है, मंदिर बहुत ज़्यादा बने थे इस समय पे। सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट टेम्पल दैट वी हैव टुडे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दिस पीरियड, एंड द स्टाइल ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन विच केम इनटू प्रोमिनेंस वाज कॉल्ड द नागर स्टाइल। ठीक है, अभी इस समय यहाँ पर जो टेम्पल्स बन रहे थे उनमें जो सबसे पॉपुलर जो स्टाइल था वो था नागर स्टाइल। This found almost all over India. The main centers of construction in this style were in the northern India and the Deccan। आपको नॉर्थ इंडिया और जो डेक्कन में टेम्पल दिखाई देंगे वो ज़्यादातर इस नागर स्टाइल के बेस के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इस नागर स्टाइल टेम्पल का वो था कि इसकी जो रूफ होती थी, ठीक है, गर्भगृह होता था। गर्भगृह वो जगह होती थी जहाँ पर वो अपने देवी देवता की मूर्ति रखते थे, और उसके ऊपर एक बड़ा सा रूफ होता था, ठीक है, और उसको बोलते थे गर्भगृह। द मेन रूम वॉज जनरली अ स्क्वायर एंड थ्रू प्रोजेक्शन कुड बी मेड फ्रॉम ईच ऑफ इट साइड। जो उसका मेन रूम होता था वो हमेशा स्क्वायर शेप में होता था, ठीक है, एंड उसके बाद फिर आता था गर्भगृह से बाहर मंडप। ठीक है, उसके बाद एक एरिया होता था उसे बोलते थे मंडप। एंड सम टाइम द टेम्पल वॉज इनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स। जो टेम्पल था उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, है ना, और एक बहुत बड़ा सा गेट होता था। द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टेम्पल ऑफ दिस टाइप आर द ग्रुप ऑफ द टेम्पल एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड भुवनेश्वर इन उड़ीसा। अगर आपको नागर स्टाइल के सबसे अच्छे टेम्पल देखने हैं तो आप मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल देख सकते हैं, और उड़ीसा में भुवनेश्वर टेम्पल को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपको नागर स्टाइल जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में दिखाएगा। जो पार्श्वनाथ का टेम्पल है, विश्वनाथ का टेम्पल है, ठीक है ना, और साथ में जो कंदरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो में, वो इस स्टाइल को, जो नागर स्टाइल है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको दिखाएंगे। And the rich and the elaborate carving on the wall of the temple show that the art of the sculpture had attained its height। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो वॉल्स है टेम्पल की उन पे बहुत ही अच्छे से कार्विंग की हुई है, डिज़ाइन वगैरह बनाई हुई हैं, और जो स्कल्पचर है इस समय, स्कल्पचर जो वो होता है ना, बड़े बड़े जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। मोस्ट ऑफ दिस टेम्पल वर बिल्ट बाय द चंदेल हु वर रूल्ड द एरिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 9th to the end of the 13th century। यहाँ पर जो बहुत सारे जो टेम्पल हैं वो ज़्यादातर जो चंदेल थे उन्होंने बनाए थे। इन उड़ीसा मोस्ट मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम आर द लिंगराज टेम्पल। उड़ीसा में
में अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़े मैग्निफिसेंट टेम्पल की, जिसमें आपको टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे दिखाई देगा, तो आपको देखना चाहिए लिंगराज का टेम्पल, जिसे 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। दूसरा टेम्पल है यहाँ पर जिसे 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जिसका नाम है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये सारे टेम्पल आपको कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे। और कभी कभी लोकेशन पूछ ली जाती है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये भी उड़ीसा में है, और जो जगन्नाथ टेम्पल है ये भी उड़ीसा में है। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड एट वेरियस प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पर बहुत सारे जगह पर टेम्पल्स बनवाए जाते हैं, जैसे कि मथुरा, बनारस, दिलवाड़ा, ठीक है। लाइक द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो टेंडेड टू बिकम मोर एंड मोर इलाबोरेट। जिस तरह से साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, सेम वैसे ही आपको बड़े बड़े टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में भी देखने के लिए मिलेंगे। दे वर द सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चर लाइफ। जो टेम्पल्स होते हैं वो हमारी उस समय की सोशल और कल्चर लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनमें आपने एक टेम्पल का नाम सुना होगा, सोमनाथ, ठीक है, सुना ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपनी रेडी के लिए बड़ा फेमस था ये, बहुत ही वेल्दी टेम्पल था ये। बहुत सारे जो विलेजेस थे, ठीक है, वो यहाँ पर आते थे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। इन एडिशन टू टेम्पल, the Rajput ruler also built many fine palaces, powerful forts, and the work of public benefits such as the stepped wells and burns etc. यहाँ पर टेम्पल के साथ साथ जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो पैलेसेस, महल वगैरह थे, फोर्ट्स थे, ठीक है, या फिर पब्लिक बेनिफिट के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह, कुएं वगैरह, ये सब चीज़ें भी बनवाई थी। जो राजपूत रूलर थे ये आर्ट और लेटर्स के बहुत बड़े पेट्रोनाइज थे। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे प्ले इनके टाइम पे लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। वास्तुपाल जो फेमस मिनिस्टर थे चालुक्यन रूलर के, भीमा इन गुजरात, ठीक है, जो चालुक्यन रूलर थे भीम गुजरात में, इन्हीं के कोर्ट में एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर थे वास्तुपाल। ध्यान रखना किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, चालुक्य रूलर जो भीम थे उनके कोर्ट में थे ये गुजरात में। was a writer and a patron of scholar and the builder of the beautiful Jain temple at Mount Abu। बहुत ही सुंदर सा एक टेम्पल है, ठीक है, माउंट आबू में ब्यूटीफुल जैन टेम्पल। और इसके जो बिल्डर थे उनका नाम था वास्तुपाल। वास्तुपाल किसके कोर्ट में थे, तो चालुक्य रूलर ऑफ भीमदेव, ठीक है ना, सॉरी, चालुक्य रूलर भीम जो गुजरात में थे उनके कोर्ट में काम करते थे वास्तुपाल, और उन्होंने ही जो जैन टेम्पल माउंट आबू है उसको बनवाया था। उज्जैन एंड देहरा, द कैपिटल ऑफ पारमार रूलर्स, वर फेमस सेंटर ऑफ संस्कृत, ठीक है। पारमार रूलर की जो कैपिटल थी उज्जैन और धरा, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस सेंटर थे किसके लिए, संस्कृत भाषा की को सीखने के लिए। Many works were written in Abhramsh and the Prakritic which represented the language of the region। तो इस समय यहाँ पर इन दो भाषाओं का बहुत ही उपयोग किया जा रहा था, ठीक है ना, अभ्रंश और जो प्राकृतिक भाषा थी उसका। जो जैन स्कॉलर थे, ठीक है, उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। एंड द मोस्ट फेमस अमंग दैम बीइंग हेमचंद्र हु रोट बुक और बोथ इन संस्कृत एंड द अपभ्रंश, ठीक है ना। जो और यहाँ पर जो हेमचंद्र है, बल्कि उन्होंने तो जो ये भी एक जैन स्कॉलर थे, इन्होंने अपने काम को संस्कृत भाषा में भी लिखा है ना, और जो अपभ्रंश है उसमें भी लिखा है। विद द रिवाइवल ऑफ द ब्राह्मणिज्म, संस्कृत सप्लांटेड अभ्रमश एंड द प्राकृतिक अमंग द अपर क्लासेस। देखिए जैसे ही यहाँ पर जो ब्राह्मणिज्म है उसका रिवाइवल होता है फिर से, तो यहाँ पर जो संस्कृत है वो इन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं इनको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देती है, क्योंकि ब्राह्मण्स के लिए जो सबसे सुप्रीम भाषा थी वो संस्कृत ही थी। हाउएवर लिटरेचर इन दिस लैंग्वेजेस विच वॉज नियरर टू द स्पोकन लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस एंड द मॉडर्न नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज सच एज हिंदी, बंगाली, मराठी बिगेन टू इमर्ज आउट ऑफ दिस पॉपुलर लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन उसके बाद भी ये जो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं इनका यूज़ होता रहता है, और बल्कि मॉडर्न नॉर्थ इंडिया में तो और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी इसके साथ साथ आने लगती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, ये आपको दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उनका इमर्ज होना दिखाई देगा, ठीक है। धीरे धीरे हम जब आगे पढ़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस रही हैं इस टाइम की, हिंदी, बंगाली, ये सब काफ़ी पॉपुलर जो लैंग्वेजेस थी वो इस टाइम की बन चुकी थी। ओके, तो ये था। अब मैं आपको लास्ट में यहाँ पर जो नागर स्टाइल टेम्पल है उसकी एक इमेज और दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये नागा स्टाइल टेम्पल है जिसकी हमने बात करी कि नॉर्दर्न इंडिया में आपका ज़्यादातर जो टेम्पल है वो इसी के जैसे दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि ये होता है गर्भगृह, और यहाँ पर जिस भी देवी देवता के लिए मंदिर बनाया जाता है उसकी मूर्ति रखी जाती है और इसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। फिर ये ऊपर ये आपको दिख रहा है इस तरह चोटी होती है, इसको बोलते हैं शिखर। इसके आगे ये एक बड़ा सा हम बोल सकते हैं हॉल जैसा होता है ये, जहाँ पर लोग बैठते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, गैदरिंग होती है तो वो यहीं पर इकट्ठा होता है, तो इसे बोलते हैं मंडप। इसके बाद ये एरिया होता है, इसे बोलते हैं अर्ध मंडप। यहाँ पर भी अगर किसी तरह की कोई असेंबली है ना, कुछ भी बातचीत करनी है तो इसका भी यूज़ किया जाता था। फिर यहाँ सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट होता था, ठीक है, और इसको बोलते थे कलश, क्योंकि जो इसको थोड़ा बनाने का जो तरीका थोड़ा कलश जैसा है। तो ये है नागर स्टाइल टेम्पल। जो लोग ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको पता भी होगा, हमारे आसपास जो टेम्पल होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही बनाए जाते हैं,
ओके। तो यहाँ पर ये जो हमारा राजपूत स्टेट्स था, पूरा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से जो राजपूत है उनका ओरिजिन होता है, फिर अपने आप को वो एक्सपेंड करते हैं, और उनके टेम्पल्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितना ज़रूरी था हम उतना इस बुक से पढ़ चुके हैं। इस बुक में जो भी लिखा था मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके पार्ट 3 में मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।